अगर हम लोग बात करते हैं पावर सिस्टम की, ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है इस तरीके से। एक तरफ जनरेटर लगा हुआ है और एक तरफ हमारे पास मोटर है एज अ लोड की तरह, ठीक है। नाउ अगर हम इस पूरे नेटवर्क को देखें तो यहाँ पे एक तरफ हम लोग सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं वीएस और उसके और सप्लाई करंट दे रहे हैं आईएस। वहीं दूसरे छोर पे हम देखें तो वहाँ पे हमें एक वोल्टेज मिल रहा है जिसे हमने रिसीविंग वोल्टेज वीआर का नाम दे दिया और रिसीविंग करंट आईआर का नाम दे दिया है। तो ये पूरा सिस्टम है ना। अगर बहुत ध्यान से देखो ऐसे केस में ये जो पर्टिकुलर एरिया है यानी कि जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है पूरा पूरा, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू पोर्ट नेटवर्क की तरह। टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है? जिसके पास दो पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट से हम लोग इनपुट वोल्टेज और करंट देते हैं, दूसरे पोर्ट से इनपुट आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन की अगर टर्म्स में बात करी जाए तो इनपुट वोल्टेज वी एस हो जाएगा और इनपुट करंट आई एस हो जाएगी। वहीं पे आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो वी आर हो गया और आउटपुट करंट आई आर हो गई। तो जो ट्रांसमिशन लाइन है पूरा का पूरा जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसको हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ से जन्म होता है एबीसीडी पैरामीटर का। तो आज इस लेक्चर के अंदर मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करेंगे एबीसीडी पैरामीटर के बारे में, बहुत सारी बारीकियां देखेंगे। साथ ही साथ लेक्चर बहुत सारे पार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें बतानी है एबीसीडी पैरामीटर के बारे में पूरा इन डेप्थ। तो इसको मैंने 2-3 पार्ट्स में बनाया है, तो आई होप आपको मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मतलब क्या कोई भी नेटवर्क को हम कह देंगे कि टू पोर्ट नेटवर्क है? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी हम लोग कुछ सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं और आउटपुट में रिसीविंग वोल्टेज एंड रिसीविंग करंट मिल रहा है आईआर, तो हमने उसको टू पोर्ट नेटवर्क कह दिया। नहीं, किसी भी कंडीशन में हर किसी को नहीं कह सकते। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है कि टू पोर्ट नेटवर्क जो फॉलो करना ज़रूरी है? सबसे पहले उस नेटवर्क के अंदर जो भी एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, यानी कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पैसिव होने चाहिए, ठीक है। पैसिव का मतलब क्या हुआ, इस बात को समझ लो। पैसिव का मतलब है कोई भी ईएमएफ सोर्स नहीं होना चाहिए। देखो दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्टिव। एक्टिव वो होते हैं जो कि पावर को जनरेट करते हैं, ठीक है, पावर गेन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम जनरेशन की बात करें तो कोई भी सोर्स, वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है। और पावर गेन की बात करें तो जैसे ओपैम हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गए, मतलब पावर को इंक्रीज कर देते हैं। वहीं पे पैसिव कंपोनेंट जो होते हैं इसके अंदर तुम्हारे आते हैं आर एल सी, मतलब या तो वो पावर को डिसिपेट करेंगे या फिर पावर को स्टोर करेंगे, यानी कि अल्टीमेटली पावर को डिग्रेड ही करते हैं, एनहेंस नहीं करते, तो वो कहलाते हैं पैसिव। तो केवल वही नेटवर्क जो है वो टू पोर्ट नेटवर्क बनने के काबिल है जिसके अंदर पैसिव एलिमेंट है, ठीक है। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आती लीनियर की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल आपको याद करो, एक हार्मोनिक वाली जो सीरीज़ है हार्मोनिक्स, ठीक है, हार्मोनिक वाली सीरीज़ में भी मैंने इसको टॉपिक को कवर करा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी देख सकते हो जाके। वैसे एक मस्ट वॉच सीरीज़ है हार्मोनिक्स की जो मैंने कवर करी है, 5, 7 या 6 लेक्चर मैंने उसको कवर करा हुआ है, जाके ज़रूर देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग हर बार रटते हैं, हार्मोनिक्स जो है आज की करंट की रिसर्च का हिस्सा है और जितना भी रिसर्च हो रही है उसके अंदर हार्मोनिक्स की एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे वो सीरीज़ अभी मैंने 6 पार्ट में कवर कर दी है, पर उसका सीज़न 2 लाऊंगा मैं, जैसा कि वेब सीरीज़ में होता है। तो सीज़न 2 पे काम करूंगा मैं अभी थोड़े दिन बाद, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी और रह गई हैं हार्मोनिक्स के बताने के। खैर देखते हैं क्या क्या हो पाता है। तो यहाँ पे लीनियर वाले अगर हम एलिमेंट की बात करें तो जैसा कि एलिमेंट हो गया आर एल सी, ये सब के सब लीनियर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आर एल सी, तो कौन से एलिमेंट को लीनियर कहोगे? ऐसे एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट जो कि जिनकी करेक्टरिस्टिक कंसिस्टेंट रहती है, यानी कि जिनका नेचर डगमगाता नहीं है, करेक्टर डगमगाता नहीं है, करेक्टर उनका वैसे का वैसा ही रहता है, डजेंट चेंज विद वोल्टेज और करंट, यानी कि वोल्टेज चेंज कर दो या करंट चेंज कर दो उससे उनकी करेक्टरिस्टिक में कोई चेंज नहीं आता है। दैट इज द फीचर ऑफ लीनियर एलिमेंट, ठीक है। समझ में आ रही बात ये जो लीनियर वर्ड है ये आपने बीएच कर्व में बहुत ज़्यादा सुना होगा, ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पे जो मैं इंडक्टर बात कर रहा हूँ, इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर दो तरीके के हो सकते हैं, एक होते हैं प्रैक्टिकल इंडक्टर और एक होते हैं आइडियल। तो यहाँ पे जनरली हम ऐसे इंडक्टर को ले रहे हैं जिसकी कोर सैचुरेट नहीं होगी, यानी कि नो सैचुरेशन, कोर सैचुरेट नहीं होनी चाहिए। कोर सैचुरेट हो गई तो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखना। मतलब वो सारी जगहें, वो सारी चीज़ें जिसके अंदर जिसकी कोर सैचुरेट ना हो वो कम्स आएंगे, वो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अगर ऐसा कोई इंडक्टर है जिसकी कोर सैचुरेट हो जा रही है तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने बीएच कर्व में बताया हुआ है ट्रांसफार्मर कोर में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट तीसरी कैटेगरी, तो नेक्स्ट कैटेगरी की भैया बाइलेटरल होना चाहिए। बाइलेटरल का मतलब क्या हुआ? बाइलेटरल का मतलब हुआ कि इम्पिडेंस जो भी है उस नेटवर्क का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए करंट किस डायरेक्शन से आ रहा है। यानी कि अगर हम कोई एलिमेंट लगाते हैं, इम्पिडेंस है,
तो चाहे करंट यहाँ से दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और चाहे करंट यहाँ से दे दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे डायोड है, इधर से दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर से दोगे तो टोटल ब्लॉक ऑफ कर देगी, ये आपको टोटल कट आउट कर देगी। तो दिस इज़ अ यूनिलेटरल, इसीलिए इसको यूनिलेटरल की कैटेगरी में डाला जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाइलेटरल की, तो मतलब दोनों तरफ इम्पिडेंस जो है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, करंट किधर से आ रहा है। तो दीज आर द 3 मैंडेटरी क्वालिटीज़ जो अगर नेटवर्क के एलिमेंट्स में होंगी, अगर इसके जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तीनों, तब हम टू पोर्ट नेटवर्क की तरफ जाएंगे, वरना हम कहेंगे कि भैया ये टू पोर्ट नेटवर्क बनने के काबिल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, आगे चलते हैं। नाउ अब टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, तो जनरली जो ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर्स हैं टू पोर्ट के, उसको हम लोग ABCD पैरामीटर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ABCD पैरामीटर को ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स भी कहते हैं, एक इनका नाम ये भी है, या फिर टी पैरामीटर भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं। तो ट्रांसमिशन पैरामीटर कह लो, टी पैरामीटर कह लो, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर कह लो, ABCD पैरामीटर कह लो, दीज आर ऑफ सेम मीनिंग, ठीक है। इसको हम लोग जनरलाइज सर्किट कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ये सारे वर्ड ना बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है कि जब तुम एग्जाम देते हो तो वहाँ पे क्या होता है ना, एग्जाम में डायरेक्टली तुम्हें ABCD पैरामीटर कभी कभी नहीं दे रखा होगा, कभी कभी दे रखा होगा कि भैया जनरलाइज सर्किट कांस्टेंट है, बताओ क्या होता है। तो कभी कभी एग्जामिनर आपको इन टेक्निकल सिनोनिम पे जज करता है, तो इसलिए आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरलाइज सर्किट कांस्टेंट भी कहते हैं, और ABCD कांस्टेंट के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ये तो नामकरण हो गया। अब देख लो इसको लिखेंगे कैसे। तो मान के चलते हैं टू पोर्ट है, ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसमिशन नेटवर्क को। सप्लाई वोल्टेज जनरेटर से आया, सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट, लोड के पास पहुंचा, रिसीविंग वोल्टेज रिसीविंग करंट। तो इसको हम लोग इस तरीके की मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स ये हो गई VS IS, सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट, आउटपुट में मिलेगा VR IR, और जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क के जो भी एलिमेंट्स हैं RLC जो भी हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस ABCD मैट्रिक्स के अंदर। तो दिस इज योर ABCD मैट्रिक्स। तो ये है तुम्हारा मेन ABCD मैट्रिक्स। समझ में आ रही बात है ना? अगर मैं इसे इक्वेशन के रूप में लिखना चाहूँ तो इसको इस इक्वेशन में लिख सकता हूँ, VS इक्वल टू AVR प्लस में BIR, वैसे IS इक्वल टू CVR प्लस में DIR। नाउ दीज आर द मैथमेटिकल इक्वेशन, यानी कि हमने ये क्या, ये तो हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में, एंड दीज आर मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में मैंने इसको लिख दिया है। क्लियर हो रहा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दे रखा है, ABCD जो होते हैं आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब तुम निकालोगे इन्हें तो ये सिंपल नंबर नहीं होंगे, दीज आर कॉम्प्लेक्स पैरामीटर, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ रही बात ये? तो जैसे ये कुछ वैल्यू इनकी R+J⍵L समथिंग, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे इनके। सिंपल आपको ऐसा नहीं मिलेगा केवल रियल या इमेजिनरी मिल जाए, मिक्स मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रही? आगे चलते हैं ना, यहाँ पे बात कर लेते हैं ABCD पैरामीटर के रिसीविंग एंड। अब देखो दो चार कंडीशन लगा के देखते हैं। अब ABCD हमने कर दिया, देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, मैंने अभी लिख दिया कि मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे पीछे हमने क्या करा था, यहाँ पे देखो ये जो मैट्रिक्स लिखी है ये ABCD के फॉर्म में लिखी। अब ये ABCD इसकी वैल्यू भी तो कुछ होगी, तो इस A की क्या वैल्यू होती है, B की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक तो वैल्यू क्या है इनकी, दूसरी बात, पहला बात, दूसरी बात इनका मीनिंग क्या है, ये है क्या। तो ABCD आके देखो, एक्चुअली ये जो दो पोर्ट टू पोर्ट नेटवर्क था, इसके अंदर RLC ये सब चीज़ें थी, पूरा पूरा नेटवर्क था। तो ये ABCD ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही? इसको हम लोग रिप्रेजेंट अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इनको फाइंड करने के लिए दो कंडीशन ले रहे हैं। पहली कंडीशन ले रहे हैं हम लोग कि ABCD पैरामीटर जब रिसीविंग एंड को ओपन कर दिया, यानी कि हमने क्या करा, इसको ओपन सर्किट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे सोर्स लगा हुआ है, दिस वन इज द क्लोज। तो इनपुट जो है उसे क्लोज रखा है, सर्किट कंप्लीट है, और आउटपुट ओपन है। ओपन है तो रिसीविंग एंड का वोल्ट करंट जीरो हो गया, क्योंकि भाई ओपन है तो इसके अंदर जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू जीरो हो गई भैया, IR इक्वल टू जीरो हो गया ना। IR अगर जीरो रखोगे तो मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमने पीछे लिखी थी, VS इक्वल टू AVR प्लस में BIR, ना BIR, ठीक है, IR जीरो, वैसे DIR IR जीरो। तो ये जो इक्वेशन हमने जो यहाँ पीछे लिखी थी उसी को लिख के ये दोनों जीरो कर दिया। तो अब अगर इन दोनों को बहुत ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ से A की वैल्यू निकल आएगी, AS इक्वल टू A इक्वल टू VS अपॉन में VR, ठीक है। कब? जब IR इक्वल टू जीरो है। ये कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी है अगर आप पेपर दे रहे हो, क्योंकि ना अगर हम IR को जीरो नहीं करेंगे तो हम ये बात नहीं कह सकते, यानी कि A की वैल्यू अगर निकालनी है तो IR को जीरो करना पड़ेगा ताकि इस B को पिक्चर से बाहर किया जा सके। वैसे C की वैल्यू अगर निकालनी है तो उसके लिए ये वाली पर्टिकुलर इक्वेशन को, वेरिएबल को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि वरना दो वेरिएबल हैं, एक D और एक C, दो वेरिएबल हैं।
और इक्वेशन एक है, तो इसलिए इस इक्वेशन में से एक वेरिएबल हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आई आर को 0 कर दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो सी लिख लिया हमने, सी इक्वल टू आई एस अपॉन में वी आर, सी इक्वल टू आई एस अपॉन में वी आर, डेट इज द सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, ये जो हम ऐसे करके लिखते हैं ना, इस तरीके से ये जो लिखते हैं, इसका मतलब है ये पर्टिकुलर कंडीशन, यानी कि इसी कंडीशन में ये चीज़ वैलिड है। ठीक है, ओनली वैलिड इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, इस पर्टिकुलर कंडीशन में ही ये इक्वेशन निकल के आई है। तो ये जो बार एक डंडा सा खींच के ये लिख देते हैं, इसका मतलब होता है इस कंडीशन में ये वैलिड है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ए की वैल्यू भी वी एस अपॉन वी आर नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। वैसे सी इक्वल टू आई एस अपॉन आई आर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सी इस आई एस अपॉन वी आर के बराबर होगा अगर आई आर 0 है। ठीक है, तो ये लाइन बता रही है अगर, ठीक है, ये लाइन बता रही है इफ। समझ में आ रहा है बातें? आई होप क्लियर हो रहा होगा, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एबीसीडी पैरामीटर्स बहुत ही मैथमेटिकल चीज़ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसको सिंप्लीफाई कर सकूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू में पता चल गई, आई आर इक्वल टू ये हो गया वी एस अपॉन वी आर। ना अब देखो ये क्या है, वी एस अपॉन वी आर। सो ए को हमने नाम दे दिया, ए इज बेसिकली ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो तुमसे पूछ लेगा कि एबीसीडी पैरामीटर में ए क्या है, तो एक लिखा होगा डैश डैश डैश, कोई डेफिनेशन लिखी होगी ये, तो उसमें से ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो देखो अब इसका नामकरण कैसे करा गया, तो हमने क्या करा था, एबीसीडी पैरामीटर में रिसीविंग एंड को ओपन रखा था, तो यहाँ से तो ओपन सर्किट उठा लिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। दूसरी कंडीशन क्या थी, अब निकल के क्या आ रहा है, वोल्टेज रेशियो निकल के आ रहा है, तो यहाँ से तो वोल्टेज रेशियो उठा लिया। तो क्योंकि हमने एबीसीडी पैरामीटर में रिसीविंग एंड को ओपन करा था, तो वहाँ से ओपन सर्किट, वोल्टेज रेशियो है तो वोल्टेज रेशियो। अब ये रिवर्स का क्या चक्कर है, इसको भी जरा समझ लो। जनरली जब हम लोग रेशियो की बात करते हैं जनरली, तो रेशियो इक्वल टू कितना होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक जनरली रेशियो की बात करी जाए, वोल्टेज रेशियो की, अगर नॉर्मली वोल्टेज रेशियो की बात करें तो कितना निकलेगा, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट, वो कितना होगा, वी आर डिवाइड बाई वी एस। ठीक है, ये आना चाहिए, तो तुम्हारा वोल्टेज रेशियो लिखा होता। लेकिन अब क्या है, यहाँ क्या है, वी एस अपॉन वी आर, यानी कि क्या हुआ, ये इनपुट अपॉन आउटपुट हो गया। तो इट इज अ रिवर्स, यानी कि हमने क्या करा है, रिवर्स वोल्टेज रेशियो निकाल दिया, इसीलिए यहाँ पे ये रिवर्स वर्ड आया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये वी आर अपॉन में वी एस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग डायरेक्टली ओपन सर्किट वोल्टेज रेशियो लिख देते थे, ओपन सर्किट वोल्टेज रेशियो लिख देते, काम चल जाता। लेकिन क्योंकि ये रिवर्स है, यानी कि वी एस अपॉन में वी आर है, तो ये क्या हुआ, इनपुट अपॉन आउटपुट, तो ये एक रिवर्स है, इसीलिए ये वर्ड रिवर्स आया। तो आई होप समझ में आ गया। तो कुछ भी रटना नहीं है, कोई भी बात तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, शब्दों का नाम दिया गया है, उसके पीछे की कहानी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब इसी तरीके से सी का नाम लिख दें, तो सी देख लो क्या है, सी क्या, आई अपॉन वी है। नाउ आई अपॉन वी ये क्या होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कह सकते हो या इम्पिडेंस कह, सॉरी एडमिटेंस कह सकते हो, एडमिटेंस। समझ में आ रही बात ये? तो इसीलिए सी यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई एस अपॉन वी आर, दिस वन रिप्रेजेंटिंग ओपन सर्किट कंडक्टेंस और ट्रांसफर एडमिटेंस। समझ में आ रही बात ये? क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता था, रेजिस्टेंस वो वी अपॉन आई होता था। ठीक है, और अगर आई अपॉन वी करोगे तो इट रिप्रेजेंट कंडक्टेंस। इसी तरीके से अगर इम्पिडेंस होता था वो वी अपॉन आई होता था, अगर एडमिटेंस करोगे तो वो कितना होगा, आई अपॉन वी होगा। तो इसीलिए से एडमिटेंस भी कह दिया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर हमारे सर्किट के अंदर प्योर रजिस्टर है तो कंडक्टेंस वर्ड यूज होगा। अगर वहाँ पे हमारा आर और एल सर्किट है या आर एल सी सर्किट है तो एडमिटेंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? सो इट रिप्रेजेंट दी एडमिटेंस ऑफ द लाइन, तो ट्रांसफर एडमिटेंस। ठीक, अब देखो लो यहाँ पे एबीसीडी पैरामीटर व्हेन रिसीविंग एंड इज शॉर्ट सर्किट। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। अब कि हमने क्या करा भाई, इसे शॉर्ट कर दिया। ठीक है, शॉर्ट कर दिया ना, जैसे ही शॉर्ट करा तो अगर रिसीविंग एंड को शॉर्ट कर दोगे तो रिसीविंग वोल्टेज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन तुरंत ही निकल के आ गई। एबीसीडी पैरामीटर जब हमने रिसीविंग एंड को अगर शॉर्ट करेंगे तो वी आर इक्वल टू 0 हो गया। तो अब की सेम इक्वेशन लिखी, वी एस वी आर, ए वी आर प्लस बी आई आर, सी वी आर प्लस डी आई आर। अब की वी आर को 0 कर दिया। तो देखो अगेन अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल को निकालना है। इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो, अगर इस वाली इक्वेशन को देखो केवल, तो दो वेरिएबल और निकालना केवल एक है।
तो एक को जीरो कर दिया, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपकी ए और सी को एक वी आर को जीरो कर रहे हैं, तो ये जीरो हो गया। अब वी एस इक्वल टू बी आई आर, ठीक है, वी एस इक्वल टू बी आई आर, तो यहाँ से हम देख सकते हैं बी इक्वल टू वी एस अपॉन में आई आर, तो बी इक्वल टू वी एस अपॉन में, ये कब होगा, इफ वी आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, ये आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो रटने की जरूरत नहीं है यार, कोई भी चीज़, हर चीज़ के पीछे की कहानी अगर तुम्हें, देखो मेरा ये मानना है, मैं क्लास में भी बच्चों से कहता हूँ, कोई भी चीज़ अगर तुम रट रहे हो इसका मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर नहीं है ना, उसके पीछे की कहानी नहीं पता है तुम्हें, तो तुम मान ले रहे हो कि अच्छा ये हीरो है, ये विलेन है, ये हीरोइन है, भाई उसकी पूरी कहानी तो देखो, तब तुम्हें पूरी क्लियर होगी। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि पूरी कहानी लेके चलूँ, ताकि हीरो विलेन और जो भी है वो क्लियर रह सके। ठीक है, तो यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाल ली, तो b इक्वल टू वी एस अपॉन में आई आर। अब देखो वी एस अपॉन में आई आर, देखा देखा लग रहा है ना, ये क्या होता था, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ना v अपॉन आई, तो इसीलिए इसे शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस है केवल तो, और अगर मान के चलते इम्पिडेंस भी यही होता है, इम्पिडेंस भी v अपॉन आई होता है, तो अगर इस नेटवर्क के अंदर केवल आर है तो ये शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस कहलाएगा। अगर आर और एल सी ये सब हैं जो कि होते हैं, तो इट विल वी कॉल इट एज शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। ठीक है, इम्पिडेंस कहेंगे इसे। ठीक है, इम्पिडेंस भी यही होता है वी अपॉन आई। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो इट इज व्हाट वी कॉल शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस और शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। ठीक है, इसे लिख लो, ये हो गया वी आर इक्वल टू जीरो पे कंडीशन याद रखना। ठीक है, इसी तरीके से अब दूसरी इक्वेशन देख लो, आई एस इक्वल टू डी आई आर, तो डी इक्वल टू आई एस अपॉन आई आर। ठीक है, अब देखो इसका भी नामकरण करते हैं, तो सबसे पहले हमने लिखा है शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट उठा लिया, करंट रेशियो, तो करंट रेशियो उठा लिया, करंट ट्रांसफर रेशियो उठा लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिवर्स, सेम कहानी, रिवर्स क्यों लिया है, क्योंकि आउटपुट अपॉन इनपुट होता तो डायरेक्टली लिख देते, ये इनपुट अपॉन आउटपुट है इसलिए इसे रिवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेशियो तो है करंट का, पर रिवर्स है, रिवर्स रेशियो है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए, जो मैंने नाम लिखे ना इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए, अभी एक चार्ट में मैं इसको कंपाइल कर दूंगा तो वहां से आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज द केस। तो यहाँ से डी निकाल लिया, तो डी इक्वल टू आई एस अपॉन आई आर होगा, करंट रेशियो कब, इफ वी आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके, नाउ मीनिंग की बात कर लेते हैं। ABCD के अभी हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली, ABCD निकाल ली है, तो इनका मीनिंग क्या क्या निकल के आया। तो देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी, ये दो इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है। इन दो इक्वेशन में से एक बार IR को जीरो करोगे तो A और C निकल जाएगा, अगली बार VR को जीरो करोगे तो B और D निकल जाएगा। तो IR को जीरो करेंगे, IR को, तो A और C निकल आया, यही तो बताया मैंने। और एक बार VR को जीरो करोगे तो B और D निकल आएगा, ये हमने लिख लिए यहाँ पे। ये टोटल, ये वाली स्लाइड याद कर लेना, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे A और D जो हमने निकाला, A था वोल्टेज रेशियो, ठीक है, अभी देखा था हमने रिवर्स वोल्टेज रेशियो, और D क्या था, रिवर्स करंट रेशियो। नाउ क्योंकि ये वोल्टेज का रेशियो है, यानी कि V सप्लाई अपॉन VR, तो V सप्लाई की यूनिट वोल्टेज, इसकी यूनिट वोल्टेज, ऊपर नीचे कैंसिल, तो इट इज अ डायमेंशनलेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, A एंड D बोथ आर डायमेंशनलेस। तो अगर मान लो पेपर में पूछ लेता है A की डायमेंशन क्या है, तो आप आंसर लगाएंगे इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। समझ में आ रहा है, तो A इज अ डायमेंशनलेस, वैसे ही D भी डायमेंशनलेस है क्योंकि बोथ आर द रेशियो। एक क्वेश्चन और आया हुआ है पुराने कुछ पेपर्स में मैं देख रहा था कि पूछा गया था कि भैया A और D, ABCD, इनमें से रेशियो कौन है, वोल्टेज रेशियो कौन सा है या करंट रेशियो कौन सा है। तो वोल्टेज रेशियो कौन सा है, वोल्टेज रेशियो तुम्हारा है A, ठीक है। करंट रेशियो कौन सा है, करंट रेशियो D है। तो जो भी ऑप्शन आएगा उस पर टिक मार देना। तो अगर ये लेक्चर पूरे, इसके 3 पार्ट मैंने बनाए, अगर 3 पार्ट में कंप्लीट कर लेते हो तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम ना कर पाओ। ठीक है, समझ में आ गई बात है। तो दीज आर AD। नाउ C को देख लेते हैं। C क्या था, I अपॉन V था, यानी कि एडमिटेंस, और एडमिटेंस की यूनिट होती मो। ये अभी जल्दी में एक क्वेश्चन आया है बहुत रिसेंटली पेपर में कि ABCD में से कौन सी, क्वेश्चन समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ABCD में से कौन सा पैरामीटर है जिसकी यूनिट होती है मो, तो C इज द यूनिट। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था ABCD में से किसको हम लोग एडमिटेंस कहते हैं, कौन सा चीज एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो C रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो C इज द एडमिटेंस। ऐसी B देख लो, B क्या है,
वी एस अपॉन आई आर है, वी एस आई आर और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस या फिर इम्पिडेंस को, ये कंडक्टेंस या फिर एडमिटेंस को, ठीक है। तो ये जो हमने देखा, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है, तो इसीलिए इसकी यूनिट ओम है, इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्लाइड में मैंने बताया कि ए बी सी डी में से कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए और डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वोल्टेज एंड करंट रेशियो, सी रिप्रेजेंट कर रहा है एडमिटेंस एंड बी रिप्रेजेंट कर रहा है इम्पिडेंस को, ठीक है। तो एडमिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए उसकी यूनिट मो है, इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए बी की यूनिट क्या है, ओम्स है ना। अगर इसको एक ही चार्ट में कंपाइल कर लूँ तो फाइनल अगर चार्ट में ड्रॉ करूँ तो ये कुछ चार्ट बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए देख लो, ए इक्वल टू वी एस अपॉन वी आर रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज रेशियो और रिवर्स वोल्टेज गेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने देखो एक नया नाम इंट्रोड्यूस करा है, गेन, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो गेन, वोल्टेज गेन, क्योंकि वोल्टेज रेशियो है तो इसको मैं वोल्टेज रेशियो भी कह सकता हूँ या फिर वोल्टेज गेन भी। तो पेपर में अगर वोल्टेज गेन पूछ लें तो घबरा मत जाना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर आपने चैनल से मेरे पढ़ाई करी है या मेरे लेक्चर्स देख रखे हैं तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। तो वोल्टेज रेशियो पूछ ले, वोल्टेज गेन पूछ ले, एक ही चीज़ है, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो वोल्टेज रेशियो या वोल्टेज गेन कुछ भी हो सकता है, रिवर्स याद रखना, रिवर्स का मतलब है वी एस अपॉन वी आर, ठीक है, नो यूनिट। बी देख लो, वी एस अपॉन आई आर शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर इम्पिडेंस को, ठीक है, इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ओम्स में। ऐसे ही आई एस अपॉन वी आर ओपन सर्किट कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर एडमिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है मो में, ठीक है। आई एस अपॉन आई आर ये करंट रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर रिवर्स करंट गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो यूनिट, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया यहाँ पे। एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, जब भी हम ए बी सी डी पैरामीटर की बात करेंगे, ए बी सी डी यानी कि ए बी सी डी मैट्रिक्स की बात कर लो, ए बी सी डी, तो यहाँ पे जो भी आपके ए बी सी डी जो भी वैल्यूज निकल के आएंगी, दीज ऑल आर रिवर्स वैल्यूज, ये इत्तेफाक कह लो या जैसा भी कह लो। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू निकल के आएंगी वो रिवर्स वैल्यूज निकल के आएंगी, क्योंकि हो क्या रहा है एक्चुअल में, हम लोग जो भी लिख रहे हैं उसमें सप्लाई वोल्टेज इधर लिख रखा है और रिसीविंग इधर लिख रखा है। बहुत ध्यान से समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सप्लाई मतलब इनपुट साइड इधर है, इनपुट इक्वल टू ए बी सी डी और यहाँ आ गया आउटपुट। तो यहाँ से कुछ भी अगर निकालोगे, बहुत ध्यान से समझो, ए बी सी डी में से कुछ भी निकालने की कोशिश करोगे तो वो हमेशा इनपुट अपॉन आउटपुट आएगा, ठीक है, देख सकते हो डिनोमिनेटर में आर 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 और न्यूमरेटर में एस 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 एस। बहुत ही बारीक चीज बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं बताएगा, बहुत ध्यान से समझ लो। तो क्योंकि हम लोग कुछ भी निकाल रहे हैं तो इनपुट अपॉन आउटपुट ही आएगा। ए बी सी डी में से कोई भी क्वांटिटी तुम निकाल लो, ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो, डी निकालो, हर बार इनपुट अपॉन आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इनपुट अपॉन आउटपुट आ रहा है और जनरली जब हम बात करते हैं रेशियो की, किसी भी तरीके के रेशियो की, वो हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ठीक है। तो क्योंकि इससे रिवर्स है इसीलिए देखो हर जगह रिवर्स 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 रिवर्स, तो हर जगह आपको ये रिवर्स वर्ड यूज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में रेशियो जब भी कोई बात करेंगे तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। अब क्योंकि यहाँ पे तुम बात करो इनपुट अपॉन आउटपुट की, ठीक है, तो इसीलिए ये रिवर्स यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। समझ में आ रही बात ही, कई बार मैं समझा दी। क्यों? क्योंकि सप्लाई जो है, सप्लाई इज योर इनपुट, ठीक है, एंड रिसीविंग इज योर आउटपुट। तो ऊपर देख रहे हो सप्लाई यानी कि इनपुट अपॉन आउटपुट, हर जगह इनपुट अपॉन आउटपुट दे रखा है, ठीक है। तो क्योंकि हर जगह इनपुट अपॉन आउटपुट है तो ये क्या है, ये रिवर्स है, जो हम जानते हैं जो रेशियो होते हैं उसका रिवर्स है, इसीलिए हर जगह आपको ये रिवर्स वर्ड का यूज देखने को मिलेगा, रिवर्स रिवर्स। तो कभी भी अगर कोई तुमसे पूछ रहा है रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स ट्रांसफर इंपेडेंस, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, तो समझ लेना नॉर्मल एबीसीडी पैरामीटर की बात हो रही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या सर फॉरवर्ड भी होगा क्या, मतलब नॉर्मल जिसे हम लोग कहते हैं, तो क्या रिवर्स के अलावा क्या फॉरवर्ड भी होगा, फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपेडेंस, फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, ठीक है, या सिंपली वोल्टेज गेन भी होगा क्या, ठीक है, जहां ऐसा कुछ पॉसिबल है कि रिवर्स वर्ड का यूज ना हो, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहा हूं, क्या कोई ऐसी भी चीज होती है जहां पे आउटपुट अपॉन इनपुट जो हम लोग जनरली जानते हैं वो हो, यानी कि वी आर अपॉन वी एस, क्या ये हो सकता है, या आई आर अपॉन वी एस, क्या ये हो सकता है, नीचे ऐसा आ जाए और ऊपर आ रहा जाए, हाँ हो सकता है। ये किस में होता है, ये होता है इनवर्स एबीसीडी मैट्रिक्स में, इनवर्स एबीसीडी मैट्रिक्स में, जिसके ऊपर अगला लेक्चर तैयार है, वहां पे हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं एई एंड जेई के एग्जाम्स में।
तो इन्वर्स एबीसीडी मैट्रिक्स क्या होती है और शॉर्ट लॉन्ग एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की मैट्रिक्स क्या होगी, एबीसीडी वैल्यूज क्या होंगी, इन सब की चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। जाते जाते दो लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रे लोड लॉसेस के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाला लेक्चर देख लेना। अगर कोरोना रिंग क्या होता है इसके बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। इसमें बड़ा डिटेल में बताया है। कोरोना की तो पूरी सीरीज देख डालो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर करो ताकि और लोगों को भी जानकारी हम लोग पहुंचा सकें, उनको भी जानकारी हो। थैंक यू।